खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज से 20 साल पहले जो एक दहशतगर्दी का एक्ट जिसने सारी दुनिया की हिस्ट्री, सिक्योरिटी, डिफेंस डॉक्ट्रिन्स बदल दिए, तो उस पे बात करना चाहता हूं। मेरा मतलब आपको समझ आ गया होगा। 9/11 2001 के जो हमले किए गए अमेरिकन सॉइल पे, जिसमें तकरीबन 3,000 अमेरिकन यानी जो लोग वहाँ पे थे वो मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अमेरिकन थे, लेकिन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और कई और मुल्कों के लोग जो ये अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स ये जो थे उनमें काम करते थे, वो भी मारे गए। तो ये मैंने एक तवील आर्टिकल भी लिखा है जो कल होपफुली नया दौर में छप रहा है पाकिस्तान में। तो मैंने क्योंकि इसको लिखा हुआ है तो बोलूँगा मैं उर्दू में, यानी हिंदुस्तानी में, लेकिन ये लिखा गया है अंग्रेज़ी में। और मैं चाहता हूँ कि जो डिटेल्स है ना, इसको एक सीरियसली आप समझें कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक है, तो मैं साथ साथ इस अंग्रेज़ी वाले मजमून को इसका तर्जमा करता जाता हूँ और एक्सप्लेन आपको करता हूँ। बात यह है कि अमेरिका के लिए ये एक ट्रॉमा, एक बहुत बड़ा शॉक था जो जिससे वो हिल गया पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि 1860 में जो सिविल वॉर हुई थी उसमें कई लाख लोगों की जान गई, लेकिन वो अमेरिकन्स ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ी। नॉर्दर्न जो थी अपना ट्रुप्स जो लॉयल टू प्रेसिडेंट लिंकन थे, उनकी जंग हुई सदर्न स्टेट्स से जो स्लेवरी के हक में थे और जो चाहते थे कि वो अपनी ट्रेड दुनिया के साथ अपनी मर्ज़ी से करें, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाना चाहते थे। लेकिन इसका जिक्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एट दैट टाइम दिस वाज अ मेजर मैसेकर। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो किलिंग है उसकी स्केल बहुत बढ़ गई। लेकिन उसके बाद अमेरिकन्स ने दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका दुनिया का वो क्या कहते हैं मॉरल पावर क्लेम उसने किया। हाँ जी, उसको आप वर्ल्ड पुलिसमैन भी आप कह सकते हैं। और जो दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर की पोलराइजेशन हुई थी, ऑन द वन हैंड यूएस लेड लिबरल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज आप कह सकते हैं, कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड, नो डाउट। और दूसरा ब्लॉक जो बना दुनिया के अंदर वो सोवियत यूनियन और सोवियत के जो अपना ब्लॉक कंट्रीज़ इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में होते हुए बाकी भी दुनिया में उनके एलाइज बने। इसके अलावा सारी दुनिया के अंदर जो नई रियासतें एशिया और अफ्रीका में इमर्ज की, उनके पास उन पे प्रेशर ये रहा कि वो या प्रो वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करें या वो प्रो सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का मुराद है कि उनके साथ आइडेंटिफाई कर लें। इसके अलावा एक मिडल में भी एक पोजीशन बनी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनमें वो ममालिक थे जिन्होंने कहा कि हम दोनों ब्लॉक्स से आज़ाद रह के अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को ना चलाएंगे। उनमें इंडिया के जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मेजर पर्स, उसके अंदर सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासर सॉरी, वेरी सॉरी, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये 3-4 उसके बहुत बड़े
क्या कहते हैं फोर्स थे। तो ये ब्लॉक जब बने तो अमेरिका का जो एटीट्यूड मुस्लिम ममालिक की तरफ था वो कुछ यूं था कि इस्लामी मुल्कों में लिबरल डेमोक्रेसी कमज़ोर है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो आई नहीं, और इसलिए वहाँ पे या तो कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट किस्म की रिजीम्स हैं, कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं, इस्लामिस्ट ना भी हों तो रिलाइंग ऑन इस्लाम एंड ट्रेडिशन एंड ट्राइब, ठीक है, या वहाँ पे रेडिकल अरब नेशनलिस्ट रिजीम्स हैं, जिस तरह के बाथ पार्टीज़ इजिप्ट में, सीरिया में और इराक में थी, और सबसे बड़ा उनमें जो अरब नेशनलिज्म के जो थियोरिस्ट थे, आइडियोलॉग थे, वो जमाल अब्दुल नासिर थे इजिप्ट के। तो अरब वर्ल्ड में भी एक पोलराइजेशन हुई बिटवीन अरब नेशनलिस्ट regimes which were नेशनलिस्ट सोशलिस्ट ओरिएंटेड भी आप कह सकती हैं, और उनका रुख तकरीबन सोवियत यूनियन की तरफ था, इवन इफ दे वर एंटी कम्युनिस्ट समटाइम्स, वेरी स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट, बट सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव था उनका। दूसरी फोर्सेस सऊदी अरेबिया जो कि वहाबिज़म का गढ़ था, साथ साथ जॉर्डन जो कि प्रो ब्रिटिश एक रजीम थी, बरतानिया ने उनको बनाया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जॉर्डन उन्हें दे दिया था। ये ख़ानदान था क्या कहते हैं मेनलैंड अरेबिया का, यानी हिजाज के, वहाँ से ये लेके आए थे शरीफ हुसैन, और उसके बेटों को मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने पावर दे दी थी, इराक में भी दी, सीरिया में दी, तो वहाँ से उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जॉर्डन में ये कायम हो गए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान को इसका बड़ा इम्पोर्टेंट एक्टर माना गया, और जमात इस्लामी को, और ये सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी 1960 में अमेरिका के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, जिनका काम था कि सेकुलर ट्रेंड जो है मुसलमान ममालिक में उनको रोका जाए और इस्लामिज़म का प्रचार किया जाए। इनके अंदर आप देखेंगे कि उस ज़माने में अमेरिका ने और बरतानिया ने, दोनों ने मिल के ईरान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे, उन्होंने नेशनलाइज कर लिया था ये सारा ऑयल और ये, तो हालांकि वो डेमोक्रेटिक आदमी थे, उनको इन्होंने ये क्या कहते हैं एक कू करवा के वहाँ से हटा दिया, और शाह ऑफ ईरान जिनको भागना पड़ा था इस दौरान में, उनको वापस ला के ईरानियन थ्रोन पे बिठा दिया गया, और ईरान जो है फिर सऊदी अरेबिया तो वहाबी थे, ये ईरानियन रजीम भी प्रो अमेरिका बनी। इन हालात में अमेरिकन्स ने कोशिश तो की कि ये अरब वर्ल्ड की जो रेडिकल रजीम्स हैं इनको किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए या उनको डिसलॉज किया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता अरबों को कमज़ोर करने के लिए जो 2-3 जंगें इज़राइल की और अरबों की हुई, उसमें अमेरिका ने टोटल मदद की इज़राइल की, क्योंकि इज़राइल की एग्जिस्टेंस भी अमेरिका के लिए, मिडल ईस्ट ऑयल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिकन्स और व्हाटएवर दे कैन लैंड द फोर्सेस। ये इस सोच में इज़राइल भी उनका एक वहाँ पे उस इलाके में उनका साथी बना, लेकिन अरबों के अंदर कंजर्वेटिव रजीम्स को सपोर्ट किया अमेरिका ने, और जो रेडिकल नेशनलिस्ट फोर्सेस थी उनको अपोज किया। अब हम देखते हैं कि इस किस्म की एक्सपीरियंसेस में इज़राइल ने जो 2-3 जंगें की अरबों के ख़िलाफ़, और फ़लस्तीन को 67 में पहले वेस्ट बैंक को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो उससे पहले जॉर्डन का हिस्सा था।
फिर उसके बाद 73 वॉर में उन्होंने और भी ज़्यादा स्कंजा जो है मजबूत कर दिया जेरूसलम पे। और उसके बाद जो आप सारी आपके सामने वो सियासत हुई है कि अब जेरूसलम के अंदर जो एक ख्याल था ना, 2 स्टेट सोल्यूशन, उसको भी इज़राइल तकरीबन नहीं मानता। और अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं है कि आप 2 स्टेट फार्मूला को रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा अमेरिका ने वियतनाम पे, कंबोडिया पे, लाओस पे भयानक किस्म की बम्बार्डमेंट की। कहा जाता है कि 3 मिलियन जो हैं वो वियतनामी मारे गए, और कंबोडिया में भी लाखों में डेथ्स हुई, लाओस में भी हुई। ये तीनों मुल्क इर्द गिर्द हैं साउथ ईस्ट एशिया में। हाँ जी, अमेरिका की उन जंगों के अंदर 58,000 की डेथ काउंट है, और हालांकि मिलियंस मारे गए वियतनामीज, और हज़ारों लाखों में कंबोडियंस और लाओचियन जिसे कहा जाता है। लेकिन आप देखें कि उन लोगों ने इसका बदला लेने के लिए कोई अमेरिका के अंदर आके टेररिज्म नहीं की। तो अमेरिका को एक ये भी यकीन था कि हम तो इनविंसिबल हैं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। और अमेरिका की सारी प्लानिंग जो है, डिफेंस प्लानिंग, उसका रुख, उसकी सारी प्लानिंग थी कि मिज़ाइल अटैक, बैलिस्टिक मिज़ाइल अटैक फ्रॉम द रशिया, फ्रॉम सोवियत रशिया कैसे रोका जाए। उनके तसव्वुर में, इमेजिनेशन में भी नहीं आया कि कुछ लोग अमेरिकन सॉइल को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक्स करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अफ़गानिस्तान में जब एक वहाँ पे के कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ की आर्मी के साथ मिलके स्टेट पावर कैप्चर कर ली, हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मॉडर्न रिफॉर्म किए, जिसका कम से कम अफ़गान औरतों को बहुत फ़ायदा हुआ। और कॉलेजेस उन्होंने खोले, यूनिवर्सिटीज़ में लोग आने शुरू हो गए। उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के जो डेट्स किसानों के थे वो भी कैंसिल कर दिए। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया। और पाकिस्तान का एक्चुअली 73 में जब दाऊद ने किंग ज़ाहिर को ओवरथ्रो किया था और कैप्चर कर लिया था, और पख्तूनिस्तान इशू को उसने, ठीक है, उसने दोबारा ब्रॉट इट ऑन द इनटू द पॉलिटिकल एरिना, तो पाकिस्तान ने तब से CIA के साथ मिलके अफ़गान रेजिस्टेंस की बुनियाद बनाई। लेकिन जब कम्युनिस्टों ने पावर कैप्चर कर ली, और उसके बाद 79 दिसंबर में जब रेजिस्टेंस तो शुरू हो गई थी पाकिस्तान की मदद से, लेकिन 79 में जब रशियन आ गए तो अमेरिकन्स ने फिर सऊदी अरेबिया के ज़रिए और बाकी चंद अपनी जो प्रो अमेरिकन रजीम्स थी मुसलमानों की, उनकी मदद से वो मुजाहिदीन तैयार किए। मुजाहिदीन कौन थे? मुजाहिदीन एक तो थे ना पाकिस्तानी और अफ़गान जो अपने मुल्क से भाग के आए थे आफ्टर द सोवियत मिलिट्री हैड स्टेप्ड इन। ठीक है, सोवियत यूनियन ने भी बम्बार्डमेंट कर के अफ़गान कई मारे थे, इसमें कोई शक नहीं है। सो कभी सच को नहीं छुपाना नहीं चाहिए। अफ़गान कम्युनिस्टों ने अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ फैक्शंस थे उसमें भी कत्लेआम भी किया, तो ये रिकॉर्ड पे भी है। लेकिन अमेरिकन्स केम देयर नॉट बिकॉज उनको डर था कि अफ़गानिस्तान यहाँ से अब सारी दुनिया में क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन सारी दुनिया में कम्युनिज़म फैला देगा। ये बाद की स्टोरी है। उन्होंने अपने वियतनाम में जैसे वहाँ से उन्हें भागना पड़ा था, वो सीन्स भी हमने देखे हैं कि अमेरिकन्स वियतनाम से भागे, जो बाद में अब तालिबान ने भी दिखाया है आफ्टर दीज 20 years ऑफ अमेरिकन प्रेजेंस। उस पर भी बात करेंगे किसी मौके पे। लेकिन आज आई एम डिस्कसिंग 9/11 कि वो क्या हुआ और कैसे हुआ। 9/11 की बुनियाद ये बनी
कि ये जो मुजाहिदीन आए थे उसमें उज़्बेक भी थे, चेचेनियंस भी थे, ताजिक भी थे, और टाटार भी थे। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से लोग वॉलंटियर करके आए थे जिहाद करने के लिए। हाँ जी, उसमें वेस्ट के अंदर जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो मुसलमान कोई पीएचडी कर रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में, कोई कर रहा है फिज़िक्स में, कोई बायोलॉजी में कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट में वहाँ पे अमेरिकन एजेंट्स आके कहते थे कि आप लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो मौका है जिहाद का, और आपका मज़हब कहता है कि जिहाद करें जब मुसलमानों पे हमला हो। तो कई लोग वहाँ से भी आए। उसामा बिन लादेन वॉज एन इंजीनियर belonging to a wealthy Saudi Arabian family. He also came through this मुजाहिदीन जो दुनिया से ये लाए गए। इंडोनेशिया से भी आए, मलेशिया से भी आए, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा गए, और तो और कहते हैं कुछ लोग ये जो है रोहिंग्या से भी आए, यानी म्यांमार से थोड़े से आए होंगे, इंडिया से भी कुछ लोग कहा जाता है, बांग्लादेश से, हर जगह से लोग आए जिहाद करने के लिए अगेंस्ट द कम्युनिस्ट regime in Afghanistan and the Soviet Red Army which had come to the aid of the Afghan communists who were in power in Afghanistan. उस जंग के अंदर बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, लेकिन 1989 में ये अमन की डील हो गई एंड द सोवियत विड्रू। जब सोवियत ने विड्रॉ किया तो अमेरिकन ने भी सोचा कि अभी हमने तो अपना मकसद हासिल कर लिया है। हालांकि वहाँ पे अभी झगड़े हो रहे थे अफ़गान सोसाइटी में। वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो नहीं थे चाहते कि इस्लामिस्ट किस्म के हिकमत यार और बाकी ये हकानी ग्रुप जो है पख्तूनों का साउथ में और ईस्ट में, ये वहाँ पे क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान को में छा जाएं। तो जब ये अमेरिकन्स और रशियंस वहाँ से निकल गए तो एक नॉर्दर्न रिजीम जो थी उसको रशिया ने और बेसिकली अमेरिका ने, इंडिया ने सपोर्ट किया, और पाकिस्तान ने जो है ये जो है हिकमत यार, ख़ास तौर पे हिकमत यार एंड हकानी ग्रुप, इनको सपोर्ट किया। लेकिन हुआ कि वहाँ पे जो सिविल वॉर हुई उसमें ज़्यादा लोग मारे गए बजाय कि जब वहाँ पे रशियन आर्मी आई हुई थी। इतना कत्लेआम हुआ, इतने कत्लेआम हुआ कि वहाँ पे सत्यानाश हो गया अफ़गानिस्तान का। और तो और वहाँ पे ओपियम ड्रग प्रोडक्शन भी शुरू हो गई, जिसके ज़रिए ये जंग जो है ना सिविल वॉर चलाई जा रही थी। तो इन हालात में 1994 में तालिबान का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट थे जो मदरसों में तैयार किए गए थे। कोई 20,000 मदरसा कायम हो गए थे और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ये पख्तून ही थे जिनको देवबंदी प्योरिटन इस्लाम में ट्रेन किया गया। वहाँ पे वहाबी इन्फ्लुएंस भी था बेशक, जिसकी कई शाखें पाकिस्तान में थीं, यानी लश्कर तैयबा और दूसरे, जैश मोहम्मद भी थे जो महल देवबंद ओरिएंटेड थे। ये सारे लोग जो हैं 89 के बाद इनमें से कुछ लोग जो हैं वो इंडियन कश्मीर में चले गए, और जो पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर्स थे जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और हरकत मुजाहिदीन, ये लोग इंडिया में भी इन्होंने टारगेट्स को किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हम जानते हैं वो 2008 में बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक लश्कर तैयबा के लोगों ने किए। लेकिन दैट्स
अनदर थिंग वी कैन डिस्कस एट सम पॉइंट। हुआ क्या कि तालिबान 1994 में ये बढ़ते 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 1996 में ये काबुल में आ गए और इन्होंने हुकूमत काम कर ली। इनको अपोज किया नॉर्दर्न अलायंस ने। नॉर्दर्न अलायंस की सपोर्ट जो है वो ज़्यादातर जो है देखा जाए तो रशिया ने भी उन्हें सपोर्ट किया और अमेरिकन्स ने भी सपोर्ट किया और इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया। इंडिया ने वहाँ पे अपनी आर्मी कभी नहीं भेजी, लेकिन उनकी प्रेजेंस वहाँ पे, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स ये वो की गई। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ ये थे। और तालिबान की सपोर्ट पाकिस्तान ने की डायरेक्टली, और तालिबान को पाकिस्तान ने रिकग्नाइज कर लिया, सऊदी अरेबिया ने कर लिया और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक ने। नो अदर पावर, नॉट इवन द अमेरिकन्स रिकग्नाइज्ड द तालिबान। अलबत्ता क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर कहा जाता है कि नेचुरल गैस बहुत है, ये है, तो अमेरिकन्स वर इंटरेस्टेड कि तालिबान के रिकग्नाइज ना भी किया जाए लेकिन उनके साथ कोई डील कर ली जाए ताकि वो इस जो है ना क्या कहते हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ द नेचुरल गैस में अमेरिकन कंपनीज को भी वो क्या कहते हैं राइट दिया जाए कि वो वहाँ पे इस गैस को जो है एक्सप्लोर करें फॉर कमर्शियल यूज़। तो देखें जहाँ पैसे का इंटरेस्ट आ जाता है, हर किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो अरब हैं मुजाहिदीन, वो ये इंडियन कश्मीर की तरफ या किसी और जगह पे ज़्यादा नहीं है, वो अमेरिका को चैलेंज करते हैं। उनका ख्याल है कि हमने तो सोवियत यूनियन को निकाल दिया है, वन सुपर पावर इज़ डिफीटेड एंड गॉन। और उसके बाद आपको पता है 1991 में सोवियत यूनियन ही कोलैप्स कर गया, तो वहाँ पे फिर रशिया एक नेशनलिस्ट रजीम आई। तो इनका ख्याल था कि वी कैन ऑल्सो चैलेंज द अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिकन्स ने अरबों के साथ जो जुल्म किया, यानी हर दफ़ा जब जंग हुई तो उन्होंने सपोर्ट किया इज़राइल को। तो ये भी एक रंजिश, एक ग्रीवेंस आप कह सकते हैं विद द अरब मुजाहिदीन था, जिन्होंने अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। अल-कायदा वॉज फॉर्म्ड बाय उसामा बिन लादेन एंड मैनी अदर अरब्स। कोई जॉर्डेनियन था, कोई सीरियन था, कोई इजिप्शियन था। ये सारे लोग जो हैं अरब्स, वो दे रिमेन्ड इन अफ़गानिस्तान, और तालिबान रजीम ने उनको तकरीबन फ्री स्पेस दी हुई थी कि जो अपनी वो एक्टिविटीज़ करें। तो आप देखें कि ये जब सारा कुछ हो रहा था तो अल-कायदा ने 9/11 से पहले ही कई अटैक अमेरिकन टारगेट्स को अटैक किया। मसलन ये जो ट्विन टावर्स हैं जो बाद में 2001 सितंबर 11 को अटैक हुए, इन पे पहले भी अटैक हुआ था 1993 में, और उसके अंदर एक पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व था, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, जिसको उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया था। और यूएस एम्बसीज इन 2 ईस्ट अफ्रीकन कैपिटल्स में 1998 में इन्होंने उन पे हमला किया था। 11 सितंबर को फिर 2001 में अल-कायदा के ट्रेन जो ये लोग थे, उन्होंने 4 यूएस कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका में फ्लाई कर रहे थे उनको कैप्चर कर लिया। 2 उनमें से जो जहाज़ हैं दे क्रैश्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अभी भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल हैं। जो थर्ड थी, इट हिट पेंटागन, जो कि अमेरिका का नर्व सेंटर है मिलिट्री का। और द फोर्थ वन अपेरेंटली
meant to crash into the US Congress building or even the White House, लेकिन उसमें क्योंकि रेजिस्टेंस हुई थी एयर जहाज के अंदर, तो वो इट फेल इनटू द फील्ड्स इन अ रूरल काउंटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो वो जो है, कहा जाता है कि एन एस्टिमेटेड 2749 US and foreign citizens were killed, thus constituting the most massive terrorist attack on US soil. US soil पे इस किस्म का टेररिस्ट अटैक इस स्केल का कभी नहीं हुआ। अमेरिका की नेशन जो है वो तो पूरी एक उसके अंदर आ गई, इन अ ट्रॉमा। हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में होते हुए इन लोगों ने अटैक कर दिया। हम तो सारी दुनिया की पुलिसमैन हैं, और जब चाहें दुनिया पे जाके बम्बार्डमेंट करें। ना वियतनामियों ने कोशिश की, ना कंबोडियंस ने की, ना किसी और ने, ना क्यूबन्स ने कभी की, जब इन्होंने वहाँ पे भी अटैक किया था। लेकिन अल-कायदा ने ये हरकत करके दिखा दी। CNN के एक इंटरव्यू में जो सीनियर डिप्लोमेट थे रिचर्ड होलब्रुक, उन्होंने कहा कि अंडर इंटरनेशनल लॉ United States was fully justified to retaliate against those who had brazenly breached US security and caused mayhem and death on an unprecedented scale. तो उन्होंने कहा हम तो ये तो जंग है, इट्स अ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, लेकिन इट वाज नॉट डन बाय अ कंट्री। तो आप किसी कंट्री पे कैसे अटैक करें? इट वाज डन बाय अल-कायदा, जो कि इन्हीं की तैयारी, इनके ही लाए हुए मुजाहिदीन का एक नेटवर्क था सारी दुनिया में फैला हुआ। अब उनको कैसे अटैक किया जाए? द यूएस इमीडिएटली ब्लेम्ड अल-कायदा। उनके पास इंफॉर्मेशन तो पहले से थी, लेकिन उन्होंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। शुरू में अल-कायदा डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब अमेरिकन ने एविडेंस दिया कि ये अल-कायदा ही हो सकता है, और चंद उनके बंदे भी पकड़ लिए जिन्होंने कन्फेस किया कि हमने हिस्सा लिया है, तो उसामा बिन लादेन ने डिसाइड किया कि अब अपने टैक्टिक्स को चेंज किया जाए। इन अ वीडियो क्लिप दैट वाज रिलीज्ड बाय अल-कायदा, बिन लादेन क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक्स। वो मैंने खुद भी देखी है। बाद में कहा गया कि ये तो जी वो उसामा बिन लादेन ही नहीं थे, ये कोई और बंदा इन्होंने बिठा दिया है अमेरिकन ने। मुझे याद है, ही इवन ट्राइड टू प्रूव दैट एज एन इंजीनियर he had worked out the impact of the planes hitting the World Trade Center, that it would be of sufficient intensity to bring down the two towers crumbling down like a house of cards. बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थियरीज का यानी बाज़ार जो है वो गर्म हो गया। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, टॉक शो पंडित्स एंड होस्ट, उन्होंने ये थियरीज निकाली कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन, CIA, इज़राइल मोसद, दुनिया की इंटरनेशनल ज्यूरी and cunning Hindus were conspiring to create grounds for a major assault on Islam and Muslims. I am myself witness to hearing all that. अमेरिका के अंदर भी कंस्पिरेसी थियरीज तैयार हो गई कि ये तो इनसाइडर जॉब है, जो कि बुश, चेनी, रम्सफील्ड, ये तीनों जो थे ना उस ज़माने में, बुश के राइट हैंड मैन थे चेनी, आई थिंक ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड रम्सफील्ड वॉज हेड ऑफ द सिक्योरिटी एडवाइज़र, कि इन तीनों ने मिडल ईस्टर्न ऑयल को कैप्चर करने के लिए ये एक कंस्पिरेसी बनाई है। हालांकि बाद में सऊदी अरेबिया ने एडमिट किया कि उन 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी सिटीजन्स थे। The Americans also provided detailed information on some of the terrorists who had received training at flying clubs and schools in the United States. The conspiracy theories, however, persisted. होता यह है कि conspiracy theory जो हैं वो इतनी फैंटास्टिक होती हैं, इतनी सेंसेशनल होती हैं कि लोग बजाय डिटैच हो के एविडेंस को देखें और पूरी थियरीज की क्लेम्स को देखें, वो उनको मान लेते हैं क्योंकि लगता है कि यार ये ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, जब ये हुआ तो
अमेरिकन ने तालिबान रजीम को कहा कि आप ये जो है ना अलकायदा के सारी लीडरशिप जो आपकी ज़मीन पे है वो आप हमें सरेंडर कर दें, वी विल पुट देम ऑन ट्रायल। तालिबान रजीम ने कहा कि देखें ये तो हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों को कभी बिट्रे नहीं करते, अलबत्ता हम इसके लिए तैयार हैं कि एक न्यूट्रल थर्ड मुल्क में आप इनको ट्राई करें, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए इंटरनेशनल जहाँ पे जो भी अमेरिकन एलिगेशंस है वो एग्जामिन की जाएं और वहाँ पे हम इनको भेज देते हैं, आप इनसे सवाल जवाब भी करें। अमेरिकन्स रिफ्यूज्ड, दे वांटेड द तालिबान टू सरेंडर Al-Qaeda, which Al-Qaeda refused. Taliban refused. 12 सितंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावल called President Musharraf, who was in Karachi at the time, and served him an ultimatum to the effect that either the Pakistanis were with the Americans or against them. He was given the following conditions to fulfill. ये ज़रा आप सुन लें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो कंडीशंस अमेरिका ने कहा कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। अगेंस्ट अस का मतलब है कि आप भी फिर हमारे अलकायदा की तरफ हैं और आपके साथ हमारी जंग है, इस किस्म की थ्रेट थी। 1. स्टॉप अलकायदा ऑपरेटिव्स एट द पाकिस्तान बॉर्डर एंड प्रिवेंट ऑल सप्लाईज ऑफ वेपन्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू बिन लादेन। 1. Provide the US with access to Pakistani airspace to conduct military and intelligence operations. 3rd, provide to the US territorial access to all allied military intelligence against the perpetrators of terrorism, including access to Pakistan's naval ports, air bases and strategic locations on borders. कि आप सारा कुछ जो है अब अमेरिका को और उसके allies को आप एक्सेस दे दें। Provide the US immediately with intelligence, immigration information and databases and internal security information to prevent the terrorists from committing further such crimes. कि जो आपके पास डेटा भी है और जो इंफॉर्मेशन है इमिग्रेशन पे वो सारी दें, यानी पाकिस्तान अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करे जो जिसमें अमेरिकन इंटरेस्टेड है। Continue to publicly condemn the terrorists and curb all domestic expressions of support for terrorism against the US, its friends or its allies. कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग तालिबान के हक में हैं और वो बिल्कुल बंद किया जाए। Cut off supplies of fuels to the Taliban and prevent recruitment from Pakistan. एक ज़माने में ये पाकिस्तान पे ज़ोर देते रहे कि मुजाहिदीन की रिक्रूटमेंट करवाएं पाकिस्तान में, अब उन्होंने कहा जी बंद करवा दें। Should the evidence strongly implicate Osama bin Laden and Al-Qaeda network in Afghanistan and the Taliban continue to harbor him and his network, Pakistan should break off diplomatic relations with the Taliban government and assist in the destruction of Osama bin Laden and his network. ये कंडीशंस अमेरिका ने लगाई। मुशर्रफ का क्लेम है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थी कि यूएस एक्सेस टू एयर स्पेस, प्रोवाइड यूएस टेरिटोरियल टू एलाइड अगेंस्ट perpetrators ऑफ टेररिज्म। ये सेकंड और थर्ड को उन्होंने कहा हमने रिफ्यूज़ कर दी। मोरओवर दे ग्रांट What was offered was a narrow flight corridor that was far from any sensitive areas. Moreover, they were granted limited access for logistics and aircraft recovery to only 2 bases, Shamsi in Balochistan and Jacobabad in Sindh. यानी बजाय कि सारी पाकिस्तान की बेसिस में उनको दिया जाए एक्सेस, अकॉर्डिंग टू मुशर्रफ सिर्फ 2 बेसिस उनको ऑफर की। These bases could not be used to launch attacks. हाँ, यहाँ से अटैक नहीं से हो सकते। Therefore, no blanket permission was given for anything. After a meeting with his top generals the next day, on 13 September, Musharraf issued a statement in which he said, among other things, that he had ensured President Bush
and the US government of Pakistan's unstinted cooperation in the fight against terrorism. यानी पाकिस्तान जो है वो वॉर ऑन टेररिज्म के साथ अमेरिका का सपोर्ट देगा. 19 सितंबर को मुशर्रफ एड्रेस द पाकिस्तानी नेशन. उन्होंने कहा कि अमेरिकन अब लोग जो हैं कौम वो बहुत नेशन हमारे इससे बहुत नाराज़ है और उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट उसामा बिन लादेन एंड अलकायदा है as well as the Taliban for giving them refuge. यानी पाकिस्तान टारगेट नहीं है. He also mentioned that for a long time the US had been demanding the extradition of Osama bin Laden and his associates for the earlier attacks on US embassies and personnel in other parts of the world. The war on terror was going to be a protected one. Americans ने decide किया कि एक लंबी जंग लड़ेंगे. The Americans were not calling for a war on Islam or on the people of Afghanistan. It was a war on terrorism and terrorists. Musharraf stated further that Pakistan has been contacted to help the campaign in 3 ways: with intelligence and information, permission to use Pakistani airfares and general वो मैंने बता दिया. On 7th October 2001, the United States, the UK and the Afghan Northern Alliance jointly launched an attack on the Taliban and Al-Qaeda. ये भी आप याद रखें. Operation Enduring Freedom proved to be highly successful in its initial phases. The relentless aerial bombing proved too overwhelming. The Taliban decamped, वो वहाँ से भाग गए, rather quickly from Kabul on 13th November and the Northern Alliance took over. उन्होंने वहाँ कैप्चर कर लिया. In December 2001, an international security assistance force was established by the UN Security Council, जिसमें कई डेनमार्क और स्वीडन और कई और मुल्कों ने भी अपनी फोर्सेस यानी टोकन फोर्सेस भेजी इस यूएन के कॉल पे. विद द मैंडेट टू सिक्योर काबुल एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, कि काबुल को और इस इलाके को तालिबान से आज़ाद करा लिया जाए. जब ये हुआ तो तालिबान ने, जो उसे कहा जाता है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बन गई, कहा जाता है कि तालिबान का वो सेक्शन जिन्होंने मुशर्रफ का जो ऐलान था कि हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देंगे, उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया मुशर्रफ पे और उसके जनरल्स पे. लेकिन उसके बाद जो टेररिज्म हुई उसमें हम देखते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक हुआ. गवर्नमेंट ऑफिसेस, FIA का ऑफिस होता था टेम्पल रोड पे, और मुझे याद है मैं स्कूल वहाँ जाया करता था, उसी जगह पे उसको भी उन्होंने अटैक किया. उन्होंने बाज़ार के अंदर अटैक किया, स्कूलों पे अटैक कर दिया. कई जगह पे बहुत नहत्ते लोग पाकिस्तानी मारे गए. हाँ जी, कई औरतें मारी गई उन टेररिस्ट अटैक्स में. सुसाइड बॉम्बर्स उन्होंने भेजे और पाकिस्तान का कोई 50 से 70 हज़ार पाकिस्तानी मारे गए इसके अंदर. दिसंबर 2001 में वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो एक जर्नलिस्ट था डैनियल पर्ल, वो और उसकी वाइफ मरियान पाकिस्तान में आए और डैनियल पर्ल को पकड़ लिया गया और उसका सर कलम कर दिया गया. वो सारा आप YouTube पे देख सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता. From early 2002 onwards, Pakistan till well into the next decade, यानी 2011, 12, 13 तक पाकिस्तान पे टेररिस्ट अटैक होते रहे, जिनमें पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स पे भी अटैक हुआ, जो कि नर्व सेंटर है पाकिस्तान की मिलिट्री का. हाँ जी, वहाँ पे भी अटैक हुआ. Finally, in the early hours of 2nd May 2011, the United States Special Forces raided Abbottabad, a garrison town where Osama bin Laden had been hiding. They killed him and some others
who were present in the premises where bin Laden had been hiding and carried away their dead bodies. The Americans claimed that they carried out their operation without informing the Pakistanis. Osama bin Laden's body was never shown to the public. The world was informed that it was thrown into the sea somewhere. अब इस पे भी बहस है कि कब हो सकता है कि अफ़गानिस्तान से हेलीकॉप्टर्स में जब अमेरिकन्स आए तो पाकिस्तान की जो राडार्स थे और ये और वो कहाँ थे। यानी अगर पाकिस्तान पे कोई एक अटैक करना चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। हमारी तो डिफेंस ही कोई इस काबिल नहीं है। दूसरी थेरी ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के टॉप जो हैं डिफेंस और मिलिट्री के जो जनरल्स हैं कि उनको बताया ना गया हो और वो दे वर नॉट इन द नो ऑफ इट। कुछ लोग तो इसको मानते ही नहीं हैं। कितने लोगों को पता था। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट उसको ज़माने में थे अपना क्या नाम है यार, जरदारी। ही वॉज वोकन अप एंड ही वॉज शॉक्ड। हो सकता है जरदारी डिडंट नो इट। प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने में यूसुफ गिलानी थे पीपल्स पार्टी के। ही वॉज ऑल्सो नॉट इन्फॉर्म्ड। हो सकता है सिविलियन गवर्नमेंट को ना बताया गया हो। अमेरिकन तो कहते हैं हमने सारे पाकिस्तानियों को बिल्कुल ही नहीं बताया और हम टोटल सीक्रेसी में आके ये कर गए हैं। लेकिन इसके ऊपर कई क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं और जो उस ज़माने में यानी ISI के हेड थे या IB के हेड थे उनको पता ही ना हो। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट एक्सेप्ट दैट सीम्स वेरी अनलाइकली। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये वो था अटैक जिसके 20 साला जो है ना एनिवर्सरी आज मनाई जा रही है। टुडे इज़ 11th September 2021, सो 20 years हैव पास्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद सारी दुनिया के अंदर जो वो थी ना इंडिविजुअल फ्रीडम्स को कर्टेल किया गया है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो जूतियाँ उतरा ली जाएं और कोट ये सारा कुछ उतारना पड़ता है। इतनी सिक्योरिटी उन्होंने वहाँ पे कर दी हुई है। और उसके बाद कई टेररिस्ट अटैक हुए, मैड्रिड में हुए, लंदन में हुए, गालिबन एडिनबरा में हुए या पता नहीं ग्लासगो में हुए, कई और जगह पे हुए। अमेरिका के अंदर भी बाद में कोशिश की गई। तो ये जो नेटवर्क बना था मुजाहिदीन का, वो कहते हैं कि इफ़ यू प्ले विथ फायर यू एंड अप बर्निंग योरसेल्फ। ये अमेरिका ने ये ही इस्लामिज़म को, और आम इस्लाम जो था वो ठीक है उसमें ज़िक्र होता था जिहाद का, लेकिन उसको एक लिविंग चीज़ बनाना, उसको एक आइडियोलॉजी बनाना और सारी दुनिया में उसको फैलाना। पढ़े लिखे पाकिस्तानी स्टूडेंट मुसलमानों को कहना कि आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर रहे हैं, आपका तो काम है जिहाद जाके करें। तो कई अरब वहाँ से भी आए, कई पाकिस्तानी आए, बाकी लोग भी आए जो इस आइडियोलॉजी में यकीन रखते थे। और ये आइडियोलॉजी ने अमेरिका के अंदर जाके अटैक किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज दैट। लेकिन अल्टीमेटली ये कोई अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट तो नहीं ना बना। टेररिस्ट थ्रेट बना बट नॉट एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट दैट यू कुड ब्रिंग डाउन द अमेरिकन्स। सच्ची बात तो ये है कि रशिया को भी इन्होंने डिफीट अमेरिकन मदद से, उनकी स्टिंगर मिसाइल और बाकी सपोर्ट की वजह से किया था। उसमें मुजाहिदीन का जो जज्बा था वो एक फैक्टर ज़रूर होगा, लेकिन जज्बे के ऊपर जंगें नहीं जीत जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी की जंगें हैं, ये तो आर्मामेंट्स की जंगें हैं, ये तो मिसाइल्स की जंगें हैं, ड्रोन्स की जंगें हैं, जिसमें हम बिल्कुल वी आर नो फैक्टर एट ऑल। तो ठीक है, अब तालिबान दोबारा आ गए हैं पावर में, उस पर एक और वीडियो बनेगा एट अ लेटर स्टेज। आई एम वेटिंग टू सी कि हाउ द कैमल स्क्वाट्स इन अफगानिस्तान। हाँ जी, टुडे इट वाज to give you the background of what happened on the 11th of September 2001 in the United States because of
द अटैक्स ऑर्डर्ड बाय अलकायदा। अब कुछ लोग कहते हैं कि अलकायदा तो थी नहीं, ये अमेरिका ने करवाया, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज है। The fact is that Al Qaeda ordered those, and they were effective attacks, which proved that the no superpower can defend itself against these things. और इन्होंने जाके दुनिया के अंदर इतनी बम्बार्डमेंट की है और कितने मिलियंस लोग मारे हैं इन्होंने। हाँ, अब इनके ऊपर हुआ तो इन्होंने सारी दुनिया की जो आज़ादियाँ थी ना, एयरपोर्ट्स की और ये, वो ख़त्म कर दी। अपने डिफेंस के लिए इन्होंने सारी दुनिया में सिक्योरिटी रिजीम्स एस्टेब्लिश कर दी हुई हैं, और सर्वेलेंस होती है, और लोगों के टेलीफोन जो हैं ये टैप किए जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दे डोंट वांट देयर ओन सिटीजन्स एंड देयर ओन सोसाइटीज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन सच्ची बात कहनी चाहिए कि रेड आर्मी और सोवियत यूनियन जब आए थे तो वो भी खुशी से नहीं थे आए। दे वर forced to go and support the Afghan communists who had captured power. अफगान कम्युनिस्टों ने ये सही किया था या गलत किया था, आई डोंट नो। उन्होंने जो रिफॉर्म किए चंद बड़े प्रोग्रेसिव थे, लेकिन क्या अवाम की, अफगानों की उनके साथ सपोर्ट थी? इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये है, ये सारी इसकी बैकग्राउंड जो मैंने अब आपके सामने पेश कर दी है। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट में ये पूरा चैप्टर 2 हैं जो इनको कवर करते हैं, उनमें भी ये डिटेल्स हैं। तो दैट इज़ ऑल आई थॉट आई वुड शेयर विथ यू टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिया करें, क्या नई इश्यूज़ मैं डिस्कस करूं, वो भी आप नोट किया करें, और मुझे बजाय गालियां देने के और बुरा कहने के, आप कोशिश करें कि ये जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं ये आपके इंटरेस्ट में ही है, हिंदुस्तान के लोगों के भी और पाकिस्तान के। जब यहाँ पे अमन होगा और दोस्ती होगी तो ये इलाका बहुत तरक्की करेगा। तो जंग में यकीन ना करें, नफ़रत में यकीन ना करें। टेररिज्म इज़ नो सोल्यूशन टू एनीथिंग, बल्कि मुसलमानों का सारी जो प्रोग्रेस है वो ज़ीरो हो गई, और उससे नुकसान बहुत हुआ मुसलमानों को ही, जिसका हम जिक्र कभी और भी करेंगे, आप भी जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो टेररिज्म इज़ नॉट टू बी रिकमेंडेड एनीवेयर। ठीक है, स्टेट टेररिज्म तो मैंने आपको बताया ना हुई, जो इन्होंने जाके वियतनाम में की थी, कंबोडिया में की थी, लेकिन उन शरीफ लोगों ने इन पे हमला नहीं किया। लेकिन अरबों के साथ अगर आप यूँ करेंगे तो उन्होंने ये कर दिया। दे हैव शोन कि वी कैन अटैक बैक। ठीक है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द अमेरिकन्स, बट वी कैन पुट देम इन ग्रेट ट्रबल। हाँ जी, ये तो उन्होंने साबित कर दिया है। तो आप ज़रा सोचें कि दूसरे मुल्कों में जाके आप इंटरफेयर करते हैं, उनकी सोसाइटीज़ में आप डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। मुसद्दक वॉज अ डेमोक्रेट, ट्रू इरानियन नेशनलिस्ट थे वो, उनकी हुकूमत गिरा दी। हाँ जी, और ये इस किस्म की हरकतें CIA और MI6 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके स्पाई एजेंसी जो काम करती है, ये इस किस्म की हरकतें सारी दुनिया में करते रहे हैं। 9/11 was one occasion when, for some of their actions, they had to pay in blood. Thank you very much. All the best to all of you.